हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंट्स वाला। हम लोग आ गए हैं रिवीजन प्रो सीरीज लेके, जिसमें से इकोनॉमिक्स का आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का आज रिवीजन हम लोग मनी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इससे पहले 3 चैप्टर जो कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का है, वो बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। तो बच्चों का डिमांड था कि सर मनी से आप स्टार्ट करें चैप्टर का, मनी बैंकिंग, और उससे आगे जो है रिलेटेड चैप्टर। तो हम लोग जो है आज मनी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें से मनी का फंक्शंस, बार्टर सिस्टम, उससे रिलेटेड मनी के क्रेडिट क्रिएशन, वो सारे को देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर मनी का, है ना। तो मनी का मतलब आप जानते हैं कि मनी जो है हमारे इकोनॉमी में जो है उसका अलग अलग फॉर्म्स होता है ना, जिसके सारे फॉर्म्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहला डेफिनेशन सबसे पहले मनी का, जिसमें से बताया गया कि मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना। क्या बताया गया? डेफिनेशन ऑफ मनी, जो आप यहां देख रहे हैं। सबसे पहले मनी का डेफिनेशन बताया गया कि मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जिसके सहारे हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, है ना। तो डेफिनेशन ऑफ मनी पहला लिखा है, मनी इज व्हाट मनी डज। कहता है कि मनी जो है वह है जो कि मनी का काम करता है। तो मनी का क्या काम है? कहता है मनी के सहारे हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, है ना। पहला लिखा मनी इज व्हाट मनी डज, इट इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट। इसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट के तहत डिफाइन करते हैं। सर्व है जो कि सर्व करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। कि हम उसके सहारे हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज भी कर सकते हैं, उसके सहारे हम लोग जो है मनी को स्टोर भी कर सकते हैं। हम लोग मनी के सहारे जो है स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट का मतलब ये होता है कि हम लोग मनी को बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं, उसका पेमेंट को हम लोग फ्यूचर में भी कर सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, है ना। तो यही बताएगा डेफिनेशन कि मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट सर्व स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, है ना। ये मनी का डेफिनेशन। चलिए नेक्स्ट फॉर्म कह रहा है कि मनी जो है, देखिए डेफिनेशन के मनी को जो है वो अलग अलग फंक्शंस में, जिसको हम लोग प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन आप आगे जाके पढ़ेंगे, है ना। तो उसमें बताया गया, पहला फंक्शन बताया जो आप डेफिनेशन में पढ़े थे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, है ना। कहता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज बिकॉज ऑफ मनी। कह रहा है कि हम लोग मनी के तहत ही, मनी का कॉन्सेप्ट है, तभी हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरा बोला मेजर ऑफ वैल्यू, उसका मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या? कहता है मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब सबका कुछ ना कुछ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू है। कि अगर ये पेन है, अगर इसका प्राइस 10 रुपए का है, तो रुपी का कॉन्सेप्ट तभी आया, तब ना हम पता कर सकते हैं कि ये जो पेन है वो 10 रुपए का है। उसको हम लोग बोलते हैं कि वी डिसाइड प्राइस ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। कि हम लोग जो है इन टर्म्स ऑफ मनी में जो है वो गुड्स एंड, प्रत्येक गुड्स एंड सर्विसेज का जो है वो प्राइस हम लोग डिटरमाइन करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? मेजर ऑफ वैल्यू। हर एक वस्तु के या सेवा के, गुड्स और सर्विसेज का हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस को, उसको मनी के टर्म्स में करते हैं। दूसरा लिखा है स्टोर ऑफ वैल्यू। आप जानते हैं मनी को हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं, कि मनी को जो स्टोर करने का कॉन्सेप्ट वो तभी हो सका जब आपके पास रूपी का कॉन्सेप्ट था, और इंडियन करेंसी जो है हमारा रूपी है ना। तो आगे बताया गया कि मनी कैन बी सेव्ड, आप पैसे को आराम से सेव कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, अपने घर में। तो इसी को बताया गया कि मनी कैन बी सेव्ड एंड स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। कि आप स्टोर करेंगे, उसको सेव करेंगे, तो उसका फ्यूचर में आप यूज भी कर सकेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? स्टोर ऑफ वैल्यू। चौथा स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट का मतलब आप फ्यूचर में पेमेंट कर सके उसको, ये इसी से लिंक्ड है। ये स्टोर वैल्यू का फ्यूचर में पेमेंट कैसे करेंगे? कहता है आपको, आप उसको सेव कर सकते हैं, आप उसको स्टोर कर सकते हैं। तो बाद में जैसे आप इंस्टॉलमेंट सिस्टम के तहत आप एक बाइक खरीदते हैं, आप फोन खरीदते हैं, उसका कुछ पैसा अभी देते हैं, कुछ पैसा बाद में देते हैं, उसी को बोलते हैं डेफर करना, है ना। इसको हम लोग कहते हैं डेफर पेमेंट। आप 1,000 रुपए का अभी डाउन पेमेंट कर दिए, डाउन पेमेंट, और बाद में जो है आप 500-500 रुपए का ईएमआई बना लिए कि हम 500-500 रुपए का महीना जो है हम फोन का ईएमआई करेंगे। तो आप जो है इसी को बोलते हैं डेफर करना पेमेंट को, बाद में फ्यूचर तक, जब तक आप स्टोर नहीं कर पाएंगे उसको, तब तक आप उसका पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं क्या? स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, या इसी का नाम हम लोग फ्यूचर पेमेंट भी कहते हैं। इसी को बोलते हैं फ्यूचर पेमेंट, या इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट।
फ्यूचर पेमेंट या इसी का नाम कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट भी है, ठीक है। चलिए डेफिनेशन को ये इलेबरेट किया गया ये 4 तरीके में, पहला बोला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरा स्टोर ऑफ वैल्यू और चौथा स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। इसी मेजर ऑफ वैल्यू को कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू भी बोला जाता है, आप याद रखिएगा इसको। चलिए अब देखिए, कहा कि आप जब मनी के कॉन्सेप्ट के तहत ये सारे का आप डेफिनेशन पढ़े मनी का, जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, तो कहता है कि अगर आप बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट पहले था, उस बार्टर सिस्टम के ऑफ एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट के तहत हम लोग पैसा का वैल्यू या गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू जो है वो पैसे में हम लोग नहीं कर सकते थे, है ना। पैसे में नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि मनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हम लोग गुड्स के बदले गुड्स, गुड्स के बदले सर्विसेज, सर्विसेज के बदले गुड्स, जिसको हम लोग कहते थे कि गुड्स का गुड्स से एक्सचेंज करना, जिसको हम लोग कहते थे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो यही बताया आपको बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। कहता है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज ए सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। कहता है ड्रॉबैक, इसका कुछ ड्रॉबैक था। क्या ड्रॉबैक था? पहला जिसमें बोला डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, का मतलब हमको जिस चीज का जरूरत है वो सामने वाले को, हमारे पास जो गुड्स है उस चीज का जरूरत होना चाहिए उसको, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दूसरा बोला लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, कि कोई भी चीज का, कोई भी गुड्स का, सर्विसेज का हम लोग मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकते थे, उसी को हम लोग बोलते हैं लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। तीसरा बोला डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट, जब फ्यूचर पेमेंट आप कैसे करेंगे उसको आप स्टोर करके रख नहीं सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सामान है जो कि पेरिसेबल नेचर का है, सड़ने गलने वाला वस्तु है, तो आप कैसे स्टोर कर सकते हैं उसको? जब तक वो मनी के टर्म्स में नहीं है आप पैसे को आसानी से स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसको जो है आप स्टोर करके गुड्स एंड सर्विसेज को बहुत समय तक नहीं रख सकते हैं, जिसको हम लोग ये बोले कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के डिसएडवांटेजेस है। चौथा बोला डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। स्टोरेज वैल्यू का मतलब यही कि हम लोग उसको स्टोर आसानी से नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब, क्या आप, अगर कोई लैंड है आपके पास, वो पटना में लैंड है, आप दिल्ली, क्या उस लैंड को आप उठा के ले जाइएगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा? तो नहीं। तो कहता है कि मनी के कॉन्सेप्ट के तहत ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन बार्टर सिस्टम एक्सचेंज के तहत आप उसको आसानी से यहां से वहां ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये जो है हम लोग उस वैल्यू को ट्रांसफर आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो जिसको हम लोग बताए गए, क्या ये ड्रॉबैक है बार्टर सिस्टम एक्सचेंज का, जिसके तहत हम लोग आसानी से बार्टर सिस्टम एक्सचेंज के तहत इसको हम लोग नहीं कर सकते थे, इसीलिए इसको ड्रॉबैक या इसको डिफिकल्टी या इसी को डिसएडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन क्या बोला, करा फॉर्म्स ऑफ मनी। कहता है मनी का, अभी आप डेफिनेशन पढ़े मनी का कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, ये सब जो है डेफिनेशन मनी का बताया गया या फंक्शन बताया गया, लेकिन उसका फॉर्म्स होता है कुछ कुछ मनी का। कहता है पहला फॉर्म जो है उसको हम लोग कहते हैं फिएट मनी। कहता है किसको कहेंगे फिएट मनी? कहता है फिएट मनी इज द मनी विच इज इशूड बाय ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के अथॉरिटी के द्वारा जो मनी इशू किया जाए, जो हम लोग के जिसमें से कॉइन्स भी आता है, नोट्स भी आता है, वो सारा का सारे मनी को हम लोग कहते हैं वो फिएट मनी है, ठीक है। चलिए आगे कहता है फिडुशियर मनी, जैसे हम फिएट मनी बताए कि जो अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया मनी है, हम लोग के चलन में है, उसको हम लोग कहते हैं कि वो कौन सा मनी है? फिएट मनी। दूसरा फिडुशियरी मनी किसको कहते हैं? कहता है फिडुशियरी मनी दैट टाइप ऑफ मनी जो कि पेयर और पे के ट्रस्ट के बीच में एक दूसरे को एक्सचेंज किया और लिया जा सके, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? फिडुशियरी मनी। जिसका एग्जांपल चेक है, जिसका एग्जांपल प्रोमिसरी नोट है, जिसका एग्जांपल बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? फिडुशियरी मनी। फिडुशियरी मनी इज दैट मनी व्हिच इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई। पेयर और पेई के ट्रस्ट के लेके जो मनी का एक्सेप्टेंस हो, उसको हम लोग कहते हैं कौन सा मनी? फिडुशियरी मनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को कहता है फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी का मतलब क्या? कहता है फुल बॉडीड मनी हम लोग उस प्रकार के मनी को कहते हैं जिसका क्या कमोडिटी वैल्यू उसके मनी वैल्यू के बराबर हो, तो हम लोग कहते हैं उसको कि वो मनी जो है वो फुल बॉडीड मनी है। चलिए कहता है फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू द मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स whose commodity value is equal to the money value and when there are issued। कह रहा है कि जिसका कमोडिटी का वैल्यू का मतलब, अगर वो 5 रुपए का सिक्का है, अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास
कोई भी सिक्का है 2 रुपए का, 5 रुपए का, ये देखिए ये 5 रुपए का सिक्का है, इस 5 रुपए में जितना मेटल यूज किया गया होगा, इसका मेटल का वैल्यू मान लेते हैं 10 ग्राम मेटल इसमें यूज किया गया है, और उस 10 ग्राम मेटल का 1 ग्राम मेटल का प्राइस 10 रुपए का है, 2 रुपए का है, तो इसका मनी वैल्यू 20 रुपए का हुआ, लेकिन सिक्का तो है ये 5 रुपए का ना, तो नहीं हुआ ये बोला कि ये कमोडिटी, ये आपका जो है फुल बॉडीड मनी नहीं हुआ। कहता है कि 5 रुपए का इसमें 5 ग्राम यूज किया गया है मेटल, और पर ग्राम उसका 1 रुपए का दाम है, इसका मतलब उसका वैल्यू 5 रुपए का है, और वो कौन सी 5 रुपए का है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वो फुल बॉडीड मनी है। तो फुल बॉडीड मनी का मतलब कमोडिटी वैल्यू इक्वल टू मनी वैल्यू, ठीक है। दूसरा वाला क्रेडिट मनी किसको कहते हैं, क्रेडिट मनी, कहता है क्रेडिट मनी रेफर्स टू द मनी हुज करेंसी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू, जिसका करेंसी वैल्यू का मतलब मनी वैल्यू जो है वो बड़ा होगा कमोडिटी वैल्यू से, उसी को हम लोग बोल लेंगे कौन सा मनी है, वो क्रेडिट मनी, ठीक है। कहता है कि क्रेडिट मनी रेफर्स टू द मनी हुज मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू, कि मनी वैल्यू ज्यादा और कमोडिटी वैल्यू कम, और इसमें मनी वैल्यू इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू, तो उसको हम लोग कहते हैं फुल बॉडीड मनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, अब बताया प्राइमरी ये फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में, किसको कहते हैं फंक्शन ऑफ मनी, जो आप डेफिनेशन पढ़े मनी का, क्या का डेफिनेशन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, उसी को प्राइमरी सेकेंडरी में बांट दिया गया। कैसे, कहता है कि मनी परफॉर्म्स टू फंक्शन, पहला को बोलते हैं ये हो गया प्राइमरी फंक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हम लोग सेल और परचेज करेंगे तो वो मनी के थ्रू ही होगा। दूसरा कहता है कि मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू, इसी को कहते हैं कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, कहता है इट सर्व एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट दैट मींस दैट वैल्यू ऑफ ईच गुड्स इज सर्विसेज इन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट, कि सारे का वैल्यू जो है हम लोग मनी में मेजरमेंट करते हैं। आपको पता है कि ये पेन अगर 10 रुपए का, तो इसका मनी का वैल्यू है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू है, या कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू है, या उसी को यूनिट ऑफ अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। अब देखिए ये हो गया सेकेंडरी फंक्शन, ये जो था ये प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी है, जिसमें आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब देखिए ये बोला कि सेकेंडरी फंक्शन क्या है, सेकेंडरी फंक्शन में 3, कौन कौन सा, पहला बोला स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, का मतलब हम मनी के सहारे फ्यूचर में पेमेंट को डेफर भी कर सकते हैं, इसी को कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट कहते हैं, ठीक है। दूसरा बोला स्टोर ऑफ वैल्यू, आप पैसे को स्टोर कर सकते हैं, तो ये दूसरा जिसको हम लोग सेकेंडरी फंक्शन बोलते हैं। तीसरा बोला ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब कि हम जो है यहां अगर कोई सामान है उसको हम सेल करके बाहर जो है खरीद सकते हैं दूसरा, तो आप आसानी से उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको हम लोग बोले ये ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। आप ऐसे इसको याद रखिएगा कि प्राइमरी फंक्शन का मतलब, प्राइमरी को याद रखिएगा एम से, पहला बोला मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब एम से, दूसरा बोलेगा मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब एम से, का मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज एम फॉर मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। दूसरा सेकेंडरी फंक्शन को आप इस दोनों को आप एस से याद रख सकते हैं, एस से, क्या बोला स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, एस फॉर स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, दूसरा एस फॉर स्टोर ऑफ वैल्यू, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। ये ट्रांसफर ऑफ वैल्यू को आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि हम लोग आसानी से एक सामान को दूसरे जगह आसानी से ट्रांसफर हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन मनी के सहारे हम एक को एक जगह बेच सकते हैं, दूसरे को दूसरी जगह खरीद सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। यही आपका प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन है, ठीक है। ये देखिए स्टैटिक और डायनेमिक फंक्शन जो है, इसमें बताया गया कि स्टैटिक और डायनेमिक फंक्शन का मतलब, जो हम लोग स्टैटिक फंक्शन जो है हम मनी को बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, वही डिपॉजिट किया हुआ पैसा मनी के रूप में बैंक जो है लोन बांटता है लोगों को, तो उसको बोलते हैं वो प्राइमरी फंक्शन है मनी का। और सेकेंडरी फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाता है आरबीआई के द्वारा, जिसमें आरबीआई का मोटिव ये होता है हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी को बनाए रखना, स्टेबिलिटी को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। तो पहला फंक्शन है स्टैटिक फंक्शन, कहता है स्टैटिक फंक्शन ऑफ मनी रेफर्स टू कन्वेंशनल फंक्शन ऑफ मनी, जो हम लोग का मनी को क्रिएट करना, जिसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन करना, वो कॉमर्शियल बैंक का काम है, ठीक है। ये कौन सा बैंक का काम है, ये कॉमर्शियल बैंक का काम है। और ये जो हमारा डायनेमिक फंक्शन है, इस डायनेमिक फंक्शन में हम लोग कहते हैं आरबीआई को इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना। देखिए डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी रेफर्स टू दोज फंक्शन ऑफ मनी which impact stability to the economy and accelerate the
पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ। इसका मोटिव हमारे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी को बनाए रखना और जीडीपी ग्रोथ को बनाए रखना होता है। चलिए, कहता है सप्लाई ऑफ मनी, ये सबसे मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, सप्लाई ऑफ मनी। कहता है सप्लाई ऑफ मनी जो है ये सप्लाई करके, आप सबसे पहले याद रखिएगा कि सप्लाई कर देने से ये फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं होगा। सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई जो है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसका मेजरमेंट हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में करते हैं, है ना, किसमें, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, इसलिए ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट। आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि सप्लाई ऑफ मनी क्या स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्या फ्लो कॉन्सेप्ट है, तो आप बताइएगा ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ मनी, कहता है सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द मनी अवेलेबल विद द पब्लिक इन द इकोनॉमी, या स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल विद द पब्लिक इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ मनी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, कहता है इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी ऑफ ऑल टाइप्स हेल्ड बाय द पीपल ऑफ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, का मतलब स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। कहता है सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड्स ओनली स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय पीपल अदर देन सप्लायर ऑफ मनी। कहता है इसमें सप्लायर ऑफ मनी को हम लोग सिर्फ पीपल के पास, जो हमारे इकोनॉमी के लोगों के पास जो पैसा है उसी को हम लोग सप्लाई ऑफ मनी में लेते हैं, सप्लायर ऑफ मनी को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। कहता है अदर देन सप्लाई ऑफ मनी themselves, in other words supply of money refers to that stock of money which is held by those who demand money, not those who supply money। कहता है कि हम लोग सप्लाई ऑफ मनी में उसको सिर्फ इंक्लूड करेंगे जो कि मनी का डिमांड करता है, वो सप्लाई नहीं करता है, ठीक है। तो सब हमारी इकोनॉमी में मनी का सप्लायर जो है आरबीआई सप्लाई करता है, उसके थ्रू कॉमर्शियल बैंक के पास जाता है, कॉमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट के पास भी, गवर्नमेंट भी जो है 1 रुपए का कॉइन्स, आप जानते हैं कॉइन्स का राइट जो है उसको इशू करने का वो जो है फाइनेंस मिनिस्टर के पास है। तो आरबीआई पहला सप्लायर कौन है हमारी इकोनॉमी में मनी का, पहला है आरबीआई, इसको छोड़ देंगे, आरबीआई को छोड़ देंगे, मनी के सप्लाई ऑफ मनी में आरबीआई को नहीं लेंगे। दूसरा बोला कि कॉमर्शियल बैंक को भी नहीं लेंगे, इसको भी छोड़ देंगे। और तीसरा जो है बोला हमारे देश के गवर्नमेंट को भी नहीं लेंगे। इस तीनों को छोड़ के बाकी सारा जो है वो सप्लाई ऑफ मनी में आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी, और ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। बच्चों आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और ये सीरीज आपका कंटिन्यू रहेगा, आप ये वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।